चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्लास है ना? तुम्हारा भी पहला क्लासेस है? तुम्हारे नोट्स है? देखो, हम लोग कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं चैप्टर 1 का, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका कुछ खास रिलेशन है नहीं पुराने टॉपिक से। तो जो पढ़ेंगे वो तो समझ में जो पढ़ेंगे वो तो समझ में आएगा ही, ठीक है। प्लस हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं उसका रिवाइज करते हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो, बाकी लोग बोलेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़े थे 3 प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या क्या था 3 प्रॉब्लम्स? लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस। 3 प्रकार का प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, इस वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होता है इकोनॉमी के अंदर में। क्या क्या था 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और डिसीजन था, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। क्या प्रोडक्शन करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। सेकंड था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या डिसीजन लेते थे, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। और तीसरा था हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या था, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ये 3 बेसिकली ना प्रॉब्लम्स नहीं है, ये 3 है क्वेश्चंस जो उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना रहता है। हर एक इकोनॉमी को ये तीनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होता है। या तुम भी कभी बिजनेस करोगे तो तुम्हें भी ये तीनों का आंसर फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या बनाना चाहते हो, कितने क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, लेबर लगा के बनाना चाहते हो या मशीन लगाकर बनाना चाहते हो, और आखिरी में वो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, किसके लिए बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी, अच्छा, वीडियोस मिल जाता है तुमको, है ना। वीडियोस का लिंक दिया हुआ है शायद, जो पुराने क्लासेस हैं, पुराना क्लासेस वीडियो से एक बार कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 2 टॉपिक, तो हम लोग पढ़े थे प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़े थे उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। पिछले क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। कितने प्रकार का इकोनॉमी होता है, 3 प्रकार का हम लोग पढ़े थे। क्या क्या था? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और एक था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी? ठीक है, जो नहीं भी आया था कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ बच्चों का कुछ कुछ क्लासेस मिस भी हुआ होगा। तो जो भी टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं ना, उसका ये सब टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास तो समझ में आएगा, लेकिन आज जाने के बाद घर में नेक्स्ट क्लास से पहले जो भी क्लासेस तुम्हारा मिस हुआ है उसको तुम वीडियो से कर लेना, ठीक है। ताकि नेक्स्ट क्लास में जब तुम आओ पूरा अपडेटेड रहो, ठीक है। अब बताओ, 3 प्रकार का इकोनॉमी था। क्या क्या था 3 प्रकार का इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी था। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, डायरेक्ट बोलो, हाथ नहीं उठाना, बोलो। जो जिस इकोनॉमी में प्राइवेट बिजनेसमैन को उसका फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, जहां पर रिसोर्सेस वो खुद ओन कर सकता है, जहां पर वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। तो हम 6-7 पॉइंट पढ़े थे, याद है? इसके अंदर फीचर्स में एक तो प्राइवेट ओनरशिप के बारे में पढ़े थे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के बारे में, कंपटीशन यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट मोटिव होता है, और नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, और आखिरी में प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा मार्केट इकोनॉमी का फीचर है। ओवरऑल समझे तो मार्केट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होता है जहां पर प्राइवेट बिजनेसमैन अपना डिसीजन मेकिंग खुद करता है, खुद रिसोर्सेस को ओन करता है, और खुद प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस करता है, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट बिजनेसमैन का वहां पर कोई रोल नहीं है, सारा बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता है। अगर हमें कुछ काम करना है तो हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट से हम लोग रिसोर्सेस लेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे जो भी हमें करना है। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें बताएगा तुम्हें क्या करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, कि कौन सा तरीके से तुम मैन्युफैक्चरिंग करोगे, लेबर इंटेंसिव करोगे या कैपिटल करोगे, किसके लिए बनाओगे, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। किस प्राइस पर बेचोगे, सब सब ऑल टोटल डिसीजंस गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या प्रॉफिट मोटिव होता है?
नहीं होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं करता है, वो सोशल वेलफेयर मोटिव से करता है। ठीक है, आखिरी में हम लोग पढ़े तीसरा टाइप ऑफ इकोनॉमी जो हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन तीसरा एक होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में नाम में लिखा है दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स होगा। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इंडिया में क्या ऐसा फीचर है, हम क्यों इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं? क्योंकि कुछ बिजनेस प्राइवेट के द्वारा किया जाता है, कुछ बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट बिजनेसमैन जैसे हम सब हैं, हम सबके घर वाले हैं, हम हमारा रिसोर्सेज खुद खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, खुद बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ बिजनेस है। हमारे डिसीजन में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, हम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, मतलब हम मार्केट इकोनॉमी का सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का भी सारे फीचर्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज को ओन करता है, जैसे रेलवे ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे कंपनीज हैं, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे हजारों कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, जहां पर किसी और को एंट्री करना अलाउड नहीं है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो फीचर होता है इंडिया में, वो सारे फीचर्स भी अवेलेबल है। तो इंडिया दोनों का मिक्स है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट भी एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट अपना काम करता है, प्राइवेट अपना काम करता है। ना गवर्नमेंट प्राइवेट के डिसीजंस में इंटरफेयर करेगा, ना प्राइवेट गवर्नमेंट के डिसीजंस में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया है। ठीक है, चलो ये तो हम पढ़ लिए थे। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से सबको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर आ जाओ। स्टार्टिंग में दो डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, जिसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या तो तुम पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस बोल लो, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है समझेंगे थोड़ा। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, क्या हुआ, मान लो कोई इंसिडेंट हुआ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या हुआ। ठीक है, वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। एक है क्या हुआ और दूसरा है क्या होना चाहिए था। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, पापा ने बच्चे को मारा। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये कौन सा साइंस है, पॉजिटिव साइंस। पापा को बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, ये क्या है, नॉर्मेटिव। और मारना चाहिए था, ये क्या है, नॉर्मेटिव है। ठीक है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, सही है गलत है, ये हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, फैक्ट बताता है। ठीक है, फैक्ट मतलब जो हुआ एज इट इज वो बता देगा। अब चाहे वो सही हुआ, अब चाहे वो गलत हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसको कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो फैक्ट है वो हमारे सामने एज इट इज बता देगा हमें। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, क्या होना चाहिए था, जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, इसके अलावा क्या हो सकता था, ये सारा चीज हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, 10th में 90% आया, ये फैक्ट है। 95 आना चाहिए था, 90 बहुत कम आया, 100 आना चाहिए था, 90 बहुत ज्यादा आ गया, 80 आना चाहिए था, ये सारे क्या है, नॉर्मेटिव है। क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, सही हुआ गलत हुआ, इसका जो डिसीजंस है ये सब हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, फैक्ट के बारे में बताता है, जो रियलिटी है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, लेकिन नॉर्मेटिव क्या बताता है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना था, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपेंड। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहला मीनिंग, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम सही तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम एग्जैक्टली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है,
उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमें कौन बताता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है। कैसे सॉल्व करना चाहिए था, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होना चाहिए था, ये हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, बात समझ में आया, दोनों के बीच का ओवरऑल डिफरेंस समझ में आ गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, फैक्ट के बारे में बताता है, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या जो हमारा एक्चुअल रियल फिगर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, क्या होना चाहिए था, जो हुआ वो सही हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ, डिसीजंस बताता है, हमारा ओपिनियन के बारे में बताता है। अब हो सकता है किसी के लिए एक चीज सही हो, किसी के लिए एक चीज गलत हो। पापा ने बच्चे को मारा, बच्चे को लगेगा नहीं मारना चाहिए था, पापा को लगेगा और मारना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यूज है, अलग अलग लोगों का अलग अलग देखने का नजरिया है। लेकिन जो फैक्ट है, क्या वो देखने का नजरिया अलग है, नहीं है। फैक्ट हमेशा फैक्ट है, उसमें कोई ओपिनियन नहीं है, जो है वो एज इट इज है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो एज इट इज होता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट्स होता है। वैल्यू जजमेंट मतलब हर इंसान के तरफ के नजरिए से अलग अलग होता है, किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए वो गलत होगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ, एक्चुअल में सही में मार पड़ा था या नहीं पड़ा था, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विथ डेटा, बट नॉर्मेटिव कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ डेटा, क्योंकि ये तो वैल्यूज है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये कैसे वेरीफाई करोगे। ठीक है, ये वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। पर्पस, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये रियल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, जो एग्जैक्टली हुआ। ठीक है, जो फैक्ट है उसके बारे में हमें बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव किसके बारे में बताता है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स, आइडल्स मतलब क्या होना चाहिए था। ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, आइडल्स का मतलब वो होता है। तो नॉर्मेटिव हमें क्या बताता है, क्या होना चाहिए था। ठीक है, आएंगे आगे पढ़ के आते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर उसको फिर से समझेंगे। ठीक है, वैल्यू जजमेंट्स, वैल्यू जजमेंट का मतलब ओपिनियन। ठीक है, क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी का कोई ओपिनियन काम आएगा, वो तो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो फैक्ट में तो कोई ओपिनियन होता ही नहीं है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है ओपिनियन, कि वो सही है या गलत है, ये ओपिनियन हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव बताता है। ठीक है, सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट, ये फैक्ट के ऊपर रहता है और ये हमें कोई भी सजेशन नहीं देता। फैक्ट, पापा ने बच्चे को मारा, ये फैक्ट है। ठीक है, बात खत्म हो गया। इसमें सही किया, गलत किया, और पिटना चाहिए था, नहीं पिटना चाहिए था, इसमें कोई सजेशंस नहीं है। लेकिन वहीं पर जब हम नॉर्मेटिव में आएंगे, नॉर्मेटिव हमें क्या देता है, सजेशंस देता है। ठीक है, सही हुआ, गलत हुआ, अगली बार नहीं करना चाहिए, ये हमें सजेशंस के बारे में बताएगा कौन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर, ये इंडिविजुअल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है। ए का ओपिनियन कुछ और होगा, बी का कुछ और होगा, सी का कुछ और होगा, डी का कुछ और ओपिनियन होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का ओपिनियन एक हो, अलग अलग ओपिनियन अलग अलग पर्सन के हिसाब से हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल में आ जाओ, पढ़ो। प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, इंडिया में प्राइसेस राइज हो रहा है, हर रोज गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्ट है। अब ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये कौन बताएगा, नॉर्मेटिव बताएगा। इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, इंडिया के गवर्नमेंट को या इंडिया को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वो प्राइसेस को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू जजमेंट है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं अच्छी बात है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमें कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, कुछ बोलेंगे कि स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यूज इन्वॉल्व हो गया। सेकेंड वाला पढ़ो, देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब सेकेंड वाला पढ़ो, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, हमें कुछ ऐसा स्टेप्स लेना चाहिए जिससे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब ये क्या है, वैल्यू जजमेंट है अगेन। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि इनइक्वालिटी होना चाहिए, कुछ बोलेंगे कि इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फैक्ट के बारे में हमें कौन बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, और नॉर्मेटिव हमें क्या बता रहा है, वैल्यूज के बारे में, वैल्यू जजमेंट के बारे में, क्या होना चाहिए था उसके बारे में बता रहा है।
क्लियर है? एक थियोरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट कौन सा समझ में नहीं आया था, पर्पस। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हुआ उसका रियल डिस्क्रिप्शन हमें दे बताता है, ठीक है? कौन? पॉजिटिव इकोनॉमी। पापा ने बच्चे को मारा, ये फैक्ट था, ठीक है? इसके बारे में ये कौन बताया हमें? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बता दिया, ठीक है? ये रियल डिस्क्रिप्शन दे दिया। नॉर्मेटिव जो है वो हमें हेल्प करता है आइडल्स को सेट कर। आइडल्स मतलब जो चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, उसके बारे में हमें डिटरमाइन करने में वो हेल्प करता है, ठीक है? तो नॉर्मेटिव हमें क्या बता रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ या जो हुआ वो सही हुआ, ठीक है? तो ये आइडल्स को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करता है। कौन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बाई चांस क्वेश्चन आए तो एग्जाम में लिख कर आना है। इसका पूरे इकोनॉमिक्स में आगे जाकर कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है? चलो एक और छोटा सा टॉपिक, अगेन थ्योरेटिकल है, माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहला डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो में? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है? सबसे पहला डिफरेंस तो है, ये 11th का सिलेबस है, हम ये 11th में पढ़ेंगे और ये हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन एग्जाम में ये वाला डिफरेंस लिखना नहीं है कि हम इसको 11th में पढ़े और इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम में जो लिखना है वो हम अब पढ़ेंगे। देखो, इसमें आई लगा हुआ है, माइक्रो में आई लगा और मैक्रो में क्या लगा है? ए। बाकी पूरा सेम है, स्पेलिंग टोटल सेम है, बस एक ही लेटर डिफरेंस है, माइक्रो में आई है, मैक्रो में ए है, ठीक है? अब ये आई और ए का मतलब क्या है? आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है? और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट, ठीक है? अब इंडिविजुअल और एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में पढ़ रहा हूं, किसी एक पर्सन के बारे में पढ़ रहा हूं, ठीक है? तुम्हारा कितना डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा, तुम कौन सा बिजनेस करोगे, किस क्वांटिटी में बनाओगे, कितना सप्लाई करोगे, क्या प्राइस पर बेचोगे, मैं किसी एक पर्सन के बारे में अगर स्टडी कर रहा हूं तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? एक पर्सन या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है? हम लास्ट क्लास में एग्जांपल लिए थे आइसक्रीम बनाएंगे, है ना? आइसक्रीम बनाने के एग्जांपल लिए थे लास्ट से लास्ट क्लास में, हम आइसक्रीम फैक्ट्री बैठाए थे। अब मैं मिस्टर ए का आइसक्रीम फैक्ट्री के बारे में अगर बात करूं, ए कौन सा आइसक्रीम बनाएगा, कितने क्वांटिटी में बनाएगा, कैसे बनाएगा, किस प्राइस पर बेचेगा, किसको बेचेगा, तो ये जो सारा डिसीजंस है ये सिर्फ ए के बारे में है। मिस्टर ए क्या करेगा, मतलब मैं कितने लोगों के बारे में स्टडी कर रहा हूं? सिर्फ एक बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहा हूं, ठीक है? तो जब मैं किसी एक बिजनेस या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ता हूं, मान लो मैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने आइसक्रीम वाले हैं सबके बारे में एनालिसिस कर रहा हूं, एक पर्सन या एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो वो आता है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, ठीक है? लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मैं जब पूरे इंडिया में आइसक्रीम के बारे में बात कर रहा हूं, इंडिया में जितना आइसक्रीम टोटल बनता है सबके बारे में बात कर रहा हूं, इंडिया का पूरा इनकम, मैं एक पर्सन का इनकम के बारे में बात कर रहा हूं तो वो है माइक्रो, लेकिन इंडिया का इनकम के बारे में बात कर रहा हूं तो वो है मैक्रो। एक फैक्ट्री का, एक कंपनी का आइसक्रीम का डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं कि एक दिन में एक पर्टिकुलर कंपनी कितना आइसक्रीम बेचता है, ये कौन सा एनालिसिस हो गया? माइक्रो एनालिसिस, ठीक है? लेकिन मैं इंडिया में पूरा एक दिन में कितना आइसक्रीम बिकता है उसके बारे में एनालिसिस कर रहा हूं तो वो क्या है? मैक्रो, ठीक है? तो जब मैं किसी एक पर्सन या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ाई कर रहा हूं तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब मैं पूरे इंडिया के बारे में पढ़ाई कर रहा हूं तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? पूरे इंडिया के बारे में या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, ठीक है? तो जब मैं पूरे इंडिया के बारे में या लार्ज ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं तो वो कौन सा एनालिसिस के अंदर में आएगा? मैक्रो एनालिसिस के अंदर में आएगा, ठीक है? इसीलिए ए का मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब बहुत सारे लोग मिलकर, एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारे चीजें, बहुत सारे लोग मिलकर एग्रीगेट बनता है। और इंडिविजुअल में एक पर्सन या एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है, ठीक है? देखो, तो जो चैप्टर्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी 11th में, अभी आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे,
हम प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का तुमको मैं शायद नहीं बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं माइक्रो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तुम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब कंप्लीट करोगे तुम्हें समझ में आएगा, इसमें हम 3 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ाई करते हैं, टोटल 3 चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहला तो कंज्यूमर के बारे में, पहला है कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है, ये है कंज्यूमर। तो हम कुछ चैप्टर्स कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, और आखिरी में जाकर हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट में क्या होता है? मार्केट में क्या होता है? व्हाट इज मार्केट? सेलिंग होता है, ठीक है। कौन किसको बेचता है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेसिकली मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने का मतलब एक आदमी गुड्स एंड सर्विसेज देगा, दूसरा उसके बदले में पैसा देगा, ठीक है। तो जहां पर ये एक्टिविटी होता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब ये मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, किसी भी तरीके से ये मार्केट हो सकता है, ठीक है। अमेजोन जैसे है, अमेजोन क्या है? एक मार्केट है जहां पर बहुत सारे सेलर्स अपना अपना प्रोडक्ट लिख कर रखे हैं, हम बायर्स लोग जाते हैं वहां पर, जो प्रोडक्ट समझ में आता है हम उसको बाय कर लेते हैं। तो अमेजोन एक ऑनलाइन मार्केट है जहां पर बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स हैं। ऐसे ऑफलाइन मार्केट का बात करें तो सब्जी बाजार, सब्जी बाजार में क्या होता है? सुबह सुबह बहुत सारे लोग सब्जी बेचने आए होते हैं, बहुत सारे लोग खरीदने आए होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, वहां पर सब्जी देना लेना करते हैं और उसके बदले में पैसा देना लेना करते हैं। तो जो भी प्लेस में बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो हम टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चैप्टर हमारा यहाँ पर 11 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। हम पहला 4 चैप्टर जो होगा वो कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर्स 1 to 4 हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। फिर 5 नंबर चैप्टर से शुरू होगा हमारा प्रोड्यूसर के बारे में, वो चलेगा 9 नंबर चैप्टर तक, 5 to 9। और 10 और 11 जो है वो हमारा होगा मार्केट चैप्टर के बारे में। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस तरीके से पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ते हैं। अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो सिर्फ लिखने को काम आएगा और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। दो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हमें पढ़ाता है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या करता है? एग्रीगेट के बारे में पढ़ाता है। एग्रीगेट मतलब बहुत सारे लोगों को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब एक आदमी कितना क्वांटिटी में क्या प्रोडक्ट खरीदेगा, एक आदमी एक दुकान वाला किस प्राइस पर कितना सप्लाई करेगा, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे, किसी एक के बारे में, या तो एक प्रोड्यूसर के बारे में या तो एक कंज्यूमर के बारे में। लेकिन वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब सभी का मिलाकर, इंडिया में जितने आइसक्रीम बनाने वाले हैं सभी का आइसक्रीम का हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, और उस टोटल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एक इंसान के इनकम के बारे में पढ़ते हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इंडिया के इनकम के बारे में, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पर? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम प्राइस को डिसाइड करने के लिए ये काम करते हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सके। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के चैप्टर जब 11th एंड होगा तुम्हें समझ में आएगा तुम क्या सीखे हो, कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। ये समझ में आएगा तुम्हें। प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, कंज्यूमर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, फिर जाकर मार्केट के बारे में पढ़ोगे, तो ओवरऑल तुम्हें क्या समझ में आने वाला है कि लास्ट में जाकर
कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट में जब प्राइस डिसाइड होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिटर्मिनेशन को हम यहां पर सीखते हैं। और वहां पर हम क्या सीखते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंडिया का इनकम कितना है और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, मतलब सभी लोगों को जॉब मिला है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पढ़े होगे तुम उसमें एसएसटी में कहीं पे पढ़े होगे, इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा दो प्रॉब्लम्स में से है, एक तो इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है पॉवर्टी, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब नहीं मिलता। तो इंडिया में इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है ये हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर कुछ अजम्पशन लेते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब हम मानकर चलेंगे कि मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अजम्पशन का मतलब समझते हो, अजम्पशंस क्या होता है, अजम्पशंस अज्यूम करना का मतलब मान लेते हैं हम। ठीक है, मान लेना को हम बोलते हैं अज्यूम करना। ठीक है, हम मान लेते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा फैक्टर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब हम मान लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम माइक्रो पढ़ेंगे हम 12th का मानकर चलेंगे कि सब कुछ कांस्टेंट है, वहां पर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। और जब हम 12th में पढ़ेंगे तब हम मानकर चलेंगे कि 11th का क्या होता है ना, सब माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हम माइक्रो में बात करेंगे प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, हम ये आगे जाकर पढ़ेंगे। तो प्राइस के वजह से तो डिमांड चेंज होता है, प्लस और भी बहुत सारा रीजन है जिसके वजह से डिमांड चेंज होता है। तो हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब जब हम 11th क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12th क्लास का फैक्टर्स जो है मैक्रो फैक्टर्स वो कांस्टेंट है, और जब हम 12th पढ़ेंगे तब हम मानकर चलेंगे कि 11th के फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। ये हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। बेसिक अजम्पशन, it assumed all the macro variables to be constant, और मैक्रो जब पढ़ेंगे तब हम it assumes all the micro variables to be constant। ठीक है, माइक्रो वेरिएबल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो, देखो माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो वेरिएबल वो वेरिएबल जिससे किसी एक पर्सन को इंपैक्ट या एक छोटे से ग्रुप को इंपैक्ट होगा। ठीक है, वो वेरिएबल जिसके चेंज होने से किसी एक पर्सन को या एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और मैक्रो वेरिएबल होता है इसके चेंज होने से पूरे इंडिया को इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं एक माइक्रो वेरिएबल का, एक मैक्रो वेरिएबल का। माइक्रो वेरिएबल, हम आइसक्रीम फैक्ट्री बैठाए थे। ठीक है, आइसक्रीम फैक्ट्री जब हम बैठाए तो आइसक्रीम फैक्ट्री में हमारे आइसक्रीम का प्राइस कम हो गया। हम हमारे आइसक्रीम का प्राइस को कम कर दिए। पहले हम 100 रुपए में बेचते थे, अब हम क्या करने लगे, 60 रुपए में बेचने लगे। इससे कितने लोगों को फर्क पड़ेगा, इसके जो कस्टमर होंगे गिने चुने थोड़े मोड़े जो भी होंगे। ठीक है, मतलब इंडिया के मुकाबले इसके कस्टमर तो बहुत कम होंगे, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को बेचता होगा, 1 लाख लोगों, 2 लाख 5 लाख लोगों को बेचता होगा, उससे ज्यादा तो बेचता नहीं होगा। तो इससे कितने लोगों को इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ छोटे से ग्रुप को इंपैक्ट पड़ेगा, या इस फैक्ट्री ओनर को इंपैक्ट पड़ेगा, इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बस, और तो किसी को इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है इससे। लेकिन अगर मैं बात करूं, अच्छा इससे इसका डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। जब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड बढ़ने का एक फैक्टर क्या है, प्राइस का कम होना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइस कम होने से ही डिमांड बढ़ता है, कुछ ऐसे रीजन है जिसके वजह और भी वजह से डिमांड बढ़ जाता है। मान लो इकोनॉमी में आइसक्रीम का शॉर्टेज हो गया, बाकी फैक्ट्रीज बंद हो गया, 10 फैक्ट्री इस बार बंद हो गया, तो मार्केट में क्या होगा, आइसक्रीम का शॉर्टेज हो जाएगा। जब मार्केट में आइसक्रीम का शॉर्टेज हो गया, या मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा इस बार, सीजनल फैक्टर, इतना ज्यादा गर्मी पड़ा कि मार्केट में ऑटोमेटिकली डिमांड आइसक्रीम का इंक्रीज हो गया। हमें लग रहा है कि प्राइस कम करने की वजह से हुआ, लेकिन एक्चुअल में प्राइस कम करने की वजह से डिमांड नहीं बढ़ा है। रीजन क्या था डिमांड बढ़ने का, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ा। तो गर्मी का इंपैक्ट किसको पड़ेगा, खाली इसको मिलेगा या इंडिया में जितने आइसक्रीम वाले सभी को फायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो सीजन का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन एक छोटा फैक्टर का फायदा सिर्फ एक जन को मिल रहा है,
बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार का बहुत सारा फैक्टर्स होता है। कुछ फैक्टर ऐसा होता है जिसका फायदा या नुकसान सिर्फ एक इंसान को होता है या एक छोटे से ग्रुप को होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका फायदा या नुकसान एक बड़े ग्रुप को या पूरे कंट्री में सभी को होता है। जैसे वॉर हो गया, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, वॉर के वजह से मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉर होने से क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टेज होने से गुड्स, ये तो वॉर हुआ नहीं, रुक गया। अगर ये अभी तक भी कंटिन्यू हो जाता, 10 दिन हो गया शायद रुके को आज, है ना, 9-10 दिन हो गया है, अगर ये अभी तक भी कंटिन्यू हो जाता ना तो बहुत सारी चीजों का प्राइसेस ऑलरेडी मार्केट में इंक्रीज हो जाता, ठीक है। तो ये फैक्टर है मैक्रो फैक्टर, जिससे पूरे इंडिया को इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया में हर तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर मान लो कोई एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट शॉर्टेज हुआ है, सिर्फ एक फैक्ट्री को कुछ इंपैक्ट हुआ है, वॉर नहीं हुआ, उसका फैक्ट्री का कोई मशीन खराब हुआ है, शॉर्टेज हुआ है, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, बाकियों का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो ये वो फैक्टर है जो किसी एक पर्सन को इंपैक्ट कर रहा है। तो दो प्रकार का फैक्टर होता है, माइक्रो फैक्टर, मैक्रो फैक्टर। माइक्रो फैक्टर वो होता है जो किसी एक पर्सन या एक छोटे से ग्रुप को इंपैक्ट करता है, और मैक्रो फैक्टर वो होता है जो एक लार्ज ग्रुप या फिर पूरे नेशन को इंपैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स का एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये देखो, इंडिविजुअल इनकम, एक आदमी का इनकम, ये क्या है, माइक्रो फैक्टर। मेरा इनकम कम हो जाने से किसको फर्क पड़ेगा? क्या पूरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हो जाएगा मेरा इनकम कम होने से? नहीं होगा, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर इंडिया का नेशनल इनकम कम हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा इनकम माइक्रो फैक्टर, नेशन का इनकम मैक्रो फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कुछ, माइक्रो वेरिएबल्स एंड मैक्रो वेरिएबल्स। आगे जाकर माइक्रो वेरिएबल्स तुम सारा पढ़ोगे, हर चैप्टर्स में वेरिएबल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे जाकर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा माइक्रो वेरिएबल्स क्या होता है। ऐसे ही मैक्रो वेरिएबल्स होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक मैक्रो वेरिएबल है। बैंक अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो क्या सिर्फ मेरे लिए करेगा या सबके लिए होगा? सबके लिए होगा, ठीक है। मान लो आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो वो क्या सिर्फ मेरे लिए करेगा या सभी के लिए करेगा? पूरे नेशन में सभी के लिए होगा, तो इससे पूरा नेशन इंपैक्ट होगा। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? मैक्रो वेरिएबल, ठीक है। मान लो मैं लोन डिफॉल्ट किया और बैंक वाला सिर्फ मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इससे किसको इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे पड़ेगा सिर्फ, है ना। ये कौन सा वेरिएबल हो गया? माइक्रो वेरिएबल हो गया। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होता है, कुछ वेरिएबल का इंपैक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को पड़ता है, और मैक्रो वेरिएबल का जो इंपैक्ट है वो पूरे नेशन को पड़ता है, ठीक है। देखो, तो हम जब माइक्रो पढ़ेंगे तब मानकर चलेंगे कि मैक्रो क्या है? कांस्टेंट है, ऑल मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। और जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तब मानकर चलेंगे ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। इट अज्यूम दैट ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा नाम है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। दोनों दूसरा नाम याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब कितने लोगों का डेटा मिलाकर। तो हम माइक्रो में पढ़े एक इंडिविजुअल पर्सन या एक छोटा सा ग्रुप के बारे में। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस क्लासरूम में, अगर मैं हम सभी का इनकम को ऐड कर दूं तो ये कौन सा फैक्टर होगा? माइक्रो फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इस हम सभी का इनकम पूरे इंडिया के इनकम के मुकाबले बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम एक पर्सन या एक छोटे से ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जितने लोगों का डेटा को ऐड किए हैं वो बहुत लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब है तुम कितने लोगों का डेटा को टोटल कर रहे हो। अगर मैं हम सभी के इनकम को टोटल करूं तब भी ये क्या रहेगा? माइक्रो फैक्टर रहेगा। लेकिन मैं इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोगों का सभी का इनकम को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? इंडिया का इनकम मिल जाएगा। ये कौन सा फैक्टर हो गया? ये मैक्रो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन्वॉल्व है। हाईएस्ट डिग्री इंडिया में जितना पॉसिबल है सभी के इनकम को मैं टोटल कर दिया हूं, ठीक है। देखो, इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। पूरे एंटायर इकोनॉमी का हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पर, पूरे एंटायर इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी में जितना है। जैसे हम बात किए आइसक्रीम, बरगढ़ में जितने आइसक्रीम फैक्ट्री हैं सभी का आइसक्रीम के प्रोडक्शन को टोटल करूं तो कौन सा फैक्टर बनेगा? माइक्रो। लेकिन इंडिया में जितने आइसक्रीम फैक्ट्री हैं उसको टोटल कर दूं तो
मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो में या तो हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं या तो हम एक छोटे से ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्रो में हम लोग पूरा कंप्लीट नेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरे नेशन के बारे में पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, एक इंसान का इनकम, एक इंसान का प्रोडक्शन। दूसरा में दिया हुआ है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। नेशनल का मतलब देश का इनकम और देश का आउटपुट मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, पूरे इंडिया में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर क्या है, मैक्रो फैक्टर, ये दोनों क्या है, माइक्रो फैक्टर। ऐसे और बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया दो टॉपिक हमारा। क्या क्या पढ़े हम आज के क्लास में अभी तक? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में पढ़े, उसके बाद माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़े, ठीक है। अब आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पढ़े हो कहीं पर तो बताओ, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे माइक्रो तो छोड़ो, पूरे इकोनॉमिक्स में। तुम अगर कॉमर्स के बच्चे हो, आगे जाकर बिजनेस करोगे तो तुम्हें हर पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, चलो समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। मान लो ये सलमान, मानना क्या है, सलमान खान है, ठीक है। अब इसका शादी होने वाला है, ठीक है। तीन रिश्ता आया इसके पास, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन देंगे बताओ? पहला ऑप्शन क्या दे दें, ऐश्वर्या। दूसरा क्या दे दे, जैकलीन। और तीसरा क्या दे दे, कैटरीना दे देते। चलो, तीन ऑप्शन हम लोग दे देते, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन को ये सीरियली क्या किया, अरेंज कर दिया। पहला ऑप्शन में किसको रखा, ऐश्वर्या को, दूसरा में जैकलीन और तीसरा में कैटरीना को, ठीक है। मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन के पास गया और किसी कारणवश ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सीरियली था, अगर ये पहला ये एक्सेप्ट हो जाता तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाते। अगर ये रिजेक्ट होता तो ये नेक्स्ट किसके पास जाता, सेकंड जैकलीन के पास जाता। जैकलीन भी रिजेक्ट हो जाता तो किसके पास जाता, कैटरीना के पास जाता, ठीक है। सीरियली हम लोग अरेंज कर दिए थे उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लेते हैं पहला एक्सेप्ट हो गया। जब पहला एक्सेप्ट हो गया तो बाकी दोनों को मौका ही नहीं मिला, बाकी दोनों के पास ऑप्शन गया नहीं गया, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बाकी दो ऑप्शन। बाकी दो में से भी कौन सा पता है, ये सिर्फ नेक्स्ट वाला, ये तो उसके बाद था ना। अगर ये भी कैंसिल होता तब यहां आते, ये तो ऑप्शन में अभी है ही नहीं। अभी पहला डिसीजन क्या है, ए और बी, मतलब ऐश्वर्या और जैकलीन के बीच में पहला डिसीजन है। अगर ऐश्वर्या एक्सेप्ट हो गया तो जैकलीन तक बात ही नहीं जाएगा। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो नेक्स्ट बात किसके पास जाएगा, जैकलीन के पास जाएगा। बात समझ रहे हो? तो पहला जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जिसको हम सिलेक्ट किए, पहला वाला सिलेक्ट हो गया तो इसके वजह से बाकी दो बच गए। बाकी दो में ऊपर कौन है, जैकलीन है, तो जैकलीन हमारे लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। बात समझ रहे हो? और भी एग्जांपल्स लेंगे। मान लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहला वाला रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, अब ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन से ही हट चुका है, ठीक है। अब दो बचे हैं, जैकलीन और कैटरीना। अब ये जैकलीन के पास गया और जैकलीन एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगा, जस्ट बिकॉज ये जैकलीन से शादी किया इस वजह से ये कैटरीना से नहीं कर पाया, और जिससे वो नहीं कर पाया शादी, वो उसके लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो होता है जो हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास दो जॉब ऑप्शन है, ऑप्शन ए है और बी है। ऑप्शन ए है 30,000 रुपीज का सैलरी है, ऑप्शन बी है 35,000 रुपीज का सैलरी। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन था, सारा वर्किंग कंडीशन, टाइम वगैरह सब सेम है, ठीक है। तो तुम ऑब्वियसली क्या सिलेक्ट करोगे, बी सिलेक्ट करेंगे। कोई भी जिसका दिमागी हालत ठीक है वो क्या सिलेक्ट करेगा, बी सिलेक्ट करेगा। दिमागी हालत ठीक होना को हम इकोनॉमिक्स में रैशनल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान जो एक रैशनल पर्सन है, रैशनल का मतलब होता है जिसका दिमागी हालत ठीक है,
जो सोच समझ कर डिसीजन ले सकता है, अपने फायदे के लिए अपना डिसीजन खुद ले सकता है, उस प्रकार के इंसान को हम क्या बोलते हैं? रैशनल पर्सन बोलते हैं। तो अगर हम रैशनल पर्सन हैं तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ए या बी? ऑब्वियसली बी, क्योंकि बी में हमें ज्यादा सैलरी मिल रहा है। तो मान लो मैं ये जॉब ज्वाइन कर लिया, जब मैं ये जॉब ज्वाइन किया, अब इसके वजह से, इसके ज्वाइन करने के वजह से मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाया, क्या मेरे पास दोनों ज्वाइन करने का ऑप्शन था? नहीं था, दोनों में से एक सिलेक्ट करना था। जस्ट बिकॉज मैं बी ज्वाइन किया, इस वजह से मैं ए जॉब ऑप्शन ज्वाइन नहीं कर पाया। जब मैं ए को ज्वाइन नहीं कर पाया तो ए मेरे लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। तो 35,000 रुपीज कमाने के लिए मुझे 30,000 रुपीज को छोड़ना पड़ा। तो मैं एक्स्ट्रा कितना कमाया? सिर्फ 5,000 ही एक्स्ट्रा कमाया। तो जब भी बिजनेस में तुम डिसीजन लोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तुम ऑप्शन जौन सा सिलेक्ट करोगे तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं कि मान लो मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं था और मैं क्या सिलेक्ट कर लिया? 30,000 सिलेक्ट किया। अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 35,000। ठीक है, तो ये डिसीजन मेरा गलत हो गया। ऑब्वियस सा बात है कि मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है, पता चल रहा है, क्योंकि मैं गलत डिसीजन लिया हूं। तो ये पता कैसे चल रहा है? जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाले से ज्यादा होगा तब तुम्हारा डिसीजन गलत है। ठीक है, एग्जिस्टिंग वाला कितना है? 30,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना निकला? 35,000। तो कहीं पर भी अगर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारे एग्जिस्टिंग ऑप्शन से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब तुम गलत डिसीजन लिए। ठीक है, तो हमारा डिसीजन सही कब होगा? जब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव से कम होगा। अगर एग्जिस्टिंग से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा डिसीजन गलत है। बात समझ में आया? जैसे इस केस में अगर मैं ए सिलेक्ट कर लिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया? बी बन गया, मतलब 35,000। मेरा एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव क्या है? 30,000 का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो उससे ज्यादा है, 35,000 है। तो यहाँ पर डिसीजन गलत है। तो हम हमारा डिसीजन सही है या गलत है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम चेक करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमारे एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव से कम है, इसका मतलब हमारा डिसीजन शायद सही है। लेकिन अगर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ज्यादा है तो फिर हमारा डिसीजन गलत है। बात समझ में आया? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फटाफट से पढ़ लेते हैं, आओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो नेक्स्ट बेस्ट था, हो सकता है लाइन में 4 ऑप्शन हो तुम्हारे पास, जैसे यहां पर इसके पास 3 ऑप्शन था, यहां पर 3 ऑप्शन था ना। मान लो पहला वाला एक्सेप्ट हो गया, ये दोनों रिजेक्ट हो गए, तो क्या ये दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेंगे? दोनों नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बेस्ट जो सिलेक्ट किए उसके जस्ट बाद जो ऑप्शन था वही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 जॉब ऑप्शन था, मैं सिलेक्ट किया 35,000 को, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगा? 30,000 ना। नेक्स्ट बेस्ट क्या है मेरे पास? ए है। 3 ऑप्शन था, ए बी सी। ए में 30,000 मिल रहा था, बी में 35 मिल रहा था, सी में 25 मिल रहा था। तो अगर मैं रैशनल पर्सन हूं तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? बी सिलेक्ट करूंगा। जब मैं बी सिलेक्ट किया तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 30,000। ठीक है, 25,000 मेरे ऑप्शन में ही नहीं है अभी, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, ना मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं। मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या बन गया? 30,000 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। ठीक है, तो हमेशा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, एक आदमी था जो 40,000 रुपए का जॉब कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर उसको क्या मिल रहा है? 40,000 रुपए सैलरी मिल रहा है। उसके पास 2 और ऑप्शन आया, एक 30,000 वाला, एक 35,000 वाला। तो ऑब्वियसली अगर रैशनल पर्सन है तो वो एग्जिस्टिंग जॉब को कंटिन्यू करेगा क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो जब वो 40,000 को कंटिन्यू करेगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगा? 35,000 उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। एक कमोडिटी को खरीदने के लिए या एक चीज को ऑब्टेन करने के लिए जो तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे एग्जांपल में 40,000 वाला जॉब को ऑब्टेन करने के लिए हम 35,000 वाला जॉब को सैक्रिफाइस किए,
तो इसीलिए 35,000 वाला जॉब हमारे लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। ठीक है, आगे जाकर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा, या तो बिजनेस करेंगे या तो जॉब करेंगे। ठीक है, तुम दोनों का कैलकुलेशन कर लिया, बिजनेस करेंगे तो कितना रुपए कमाएंगे, जॉब करेंगे तो कितना कमाएंगे। मान लो बिजनेस में निकला तुम 50 लाख कमाओगे, जॉब में निकला तुम 40 लाख कमाओगे, तो ऑब्वियसली तुम क्या सिलेक्ट करोगे, बिजनेस सिलेक्ट करोगे। तो तुम बिजनेस करने की वजह से जॉब को छोड़े, तो जॉब तुम्हारे लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, अब यहां से टॉपिक सब रिलेटेड होगा। अभी तक जो टॉपिक था, कोई क्लास अटेंड किया तो ठीक था, कोई क्लास बीच में मिस हो गया तो नेक्स्ट क्लास समझ में आ जाता था। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से अगर तुम क्लास मिस करोगे तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, बाई चांस मिस हो भी जाए तो जो नेक्स्ट क्लास आओगे ना, उससे पहले वीडियो क्लासेस करके आ जाए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पूरा टॉपिक्स रिलेटेड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें 2 से 3 क्लास लगेगा और पूरा रिलेटेड है। ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है अगर तुम नेक्स्ट क्लास नहीं किए तो उसके पहले वाला नेक्स्ट क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास सभी को आना है और आने वाला 2-3 क्लास कोशिश करना है कि कंटिन्यू रहो। अगर मिस हो जाता है किसी रीजन से तो वीडियो क्लास पहले करना है, फिर आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है? श्रद्धा मित्तर और वंशिका।